अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निम्रा है और आज का हम अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इतने ज़्यादा है कि अगर मैं टोटल गिनूँ तो वो कोई 1000 प्लस है। हमने वो वाले थ्रेड्स पढ़ने हैं जो हमने ओपीडी में एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर जो है, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हमने वो थ्रेड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि थ्रेड लिफ्ट है क्या? थ्रेड लिफ्ट जो होती है इज़ अ नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर। नॉन सर्जिकल का मतलब ये नहीं होता कि ये नॉन इन्वेसिव है, इसमें स्टेरिलाइजेशन के सारे रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है? नॉन सर्जिकल है, इसके लिए हमें ओटी की ज़रूरत नहीं होती है। दैट लिफ्ट्स एंड टाइटन्स योर स्किन फॉर यंगर लुक। आपकी स्किन को लिफ्ट करता है और टाइटन करता है। यहाँ पे गौर करना है 2 अल्फाज पे, एक लिफ्टिंग और एक टाइटनिंग, ठीक है? लिफ्टिंग भी करता है और टाइटनिंग भी करता है। अब आप इस खातून की तस्वीर देखें, ये एक आईब्रो के ऊपर, एक टेम्पल्स पे, एक ट्रिगर्स के आगे, एक नेक पे, ये 4 पॉइंट से इसके फेस को लिफ्ट किया गया है। अगर आप अपने शीशे में जाके अपना चेहरा गौर से देखें और इन इसी तरह से किसी पॉइंट से पकड़ के इसी डायरेक्शन में अपनी स्किन खींच लें, आप अपनी राइट और लेफ्ट साइड के फेस पे देखेंगे तो आपको 10 इयर्स का फ़र्क नज़र आएगा। ये क्या है? ये एक रिवर्स एजिंग प्रोसीजर है, ठीक है? A thread lift also स्टिमुलेट्स योर बॉडी कोलेजन प्रोडक्शन। आपकी, जैसे हमने पढ़ा था, माइक्रो नीडलिंग क्या करती, स्टेराइल इंजरी करती, ये भी क्या है? फॉरेन बॉडी है ना हमारे लिए, थ्रेड हमारे लिए फॉरेन बॉडी है ना जो हमने स्किन के अंदर डाल देनी है। तो सारा वही रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है और फाइब्रोब्लास्ट आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अभी हम इस सारे प्रोसीजर को रिवाइज भी करते हैं। कोलेजन क्रिएट्स फर्मर एंड मोर सपल स्किन एंड नेचुरली डिमिनिशेस विद एज। एक 3 साल का बच्चा जो है, आप उसको देखो जिसकी इतनी मोटी-मोटी चीक्स होती है, जिसको पकड़ के हम कुछ करते हैं, उसकी स्किन कितनी टाइट, यंग, फ्रेश, फुल ऑफ जो होती है वाटर होती है, टर्गर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कोलेजन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कोलेजन जो होता है वो उसकी स्किन को फर्म कर रहा होता है, सप्पल कर रहा होता है और नेचुरली एज के साथ-साथ ये कम होता चला जाता है। इसी तरह आप एक 60, 70, 80 साल की खातून की तस्वीर देखो, तो आप देखोगे उसकी पूरी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, श्रिंक हुआ हुआ है, लूज़ स्किन हुई हुई है। वो कोलेजन जो खत्म हो गया है काफ़ी सारा। अ थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर हैज़ अ क्विक रिकवरी विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। देखो, स्टरलाइज़ेशन तो हर जगह ज़रूरी है, ठीक है? इसके अलावा इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, अगर आपको एनाटॉमी आती है। और रिकवरी इसकी बहुत क्विक है। रिकवरी में 2 चीज़ें होती हैं, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को कि डाउन टाइम एक तो वो है कि जिसमें हम कॉस्मेटिकली जो है वो फ़ीज़िबल नहीं है आपके लिए किसी भी सोशल इवेंट के ऊपर जाना, या बहुत ज़्यादा जिसमें आपको केयर रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा ये होता है कि आपको रिज़ल्ट्स कब आते हैं, रिज़ल्ट्स 3 हफ्ते के बाद आना शुरू हो जाते हैं और वो डाउन टाइम जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आपको घर में छुप के रहना पड़ेगा, वो इसका तकरीबन ना होने के बराबर है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है? हाँ, एहतियात 24 घंटे के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये थ्रेड लिफ्ट और फेस लिफ्ट का फ़र्क याद रखते हैं। सबसे पहले तो ये दोनों मुझे इमेजेस अच्छे लगे थे, मैंने दोनों डाल दिए हैं। अगर आपने मशहूर एक्ट्रेस देखी होगी, ये साहिबा रैम्बो की बेगम जो है, तो आप उसकी जब वो आज से 30-40 साल पहले की तस्वीरें देखो तब भी शक्ल वैसी है, अब भी शक्ल वैसी है, ठीक है? तो इन एक्टर्स ने करवाया होता है फेस लिफ्ट, इन्होंने थ्रेड लिफ्ट नहीं करवाया होता, इन्होंने करवाया था फेस लिफ्ट, जो कि क्या है? एक सर्जरी है और ये कौन परफॉर्म करता है? प्लास्टिक सर्जन परफॉर्म करता है, ठीक है? तो थ्रेड लिफ्ट पेशेंट को नेगेटिव काउंसल ज़रूर करो कि कभी भी थ्रेड लिफ्ट इतना रिज़ल्ट नहीं दे सकता जितना कि एक फेस लिफ्ट देता है। ये देखो, हम फ़र्क देख लेते हैं, पहले ग्रे वाली पिक्चर में देखते हैं थ्रेड लिफ्ट वर्सेस फेस लिफ्ट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाय एम्बेडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू द डर्मिस। डर्मिस का क्या मतलब होता है? डर्मिस का मतलब है कि हमने एपिडर्मिस में काम नहीं करना, हमने डर्मिस में काम करना है, ठीक है? डर्मिस की जो लेयर्स हैं, उनमें काम करना है। डर्मिस या हाइपोडर्मिस, ठीक है? तो अक्सर हम सबका टिश्यू में ही काम कर रहे होते हैं। जो फेस लिफ्ट होती है, ये रिमूव करती है लैक्स स्किन को, टाइटन करती है अंडरलाइंग मसल्स को। जो सर्जिकल फेस लिफ्ट थी, उसके अंदर आप जो कट लगाते हो, इंसिजन देते हो, उसके बाद आपने जो होती है रिट्रैक्ट करने होते हैं, पहले मसल्स को टाइट करना होता है, फिर फेशियाज़ के ऊपर आते हो, फिर आप स्किन पे आते हो और यहाँ पे सिर्फ़ साइड्स में आप सबका टिश्यू पे काम कर रहे हो, ठीक है? जो टाइम होता है नॉन सर्जिकल होता है, नो स्कारिंग है, यूजुअली 1 टू 3 डेज़ डाउन टाइम है। जो आपका बहुत ही ज़्यादा एहतियात का टाइम है, वो 1 दिन से मैक्सिमम 3 दिन तक चला जाएगा। सर्जिकल नहीं है और स्कारिंग इसमें इतनी कोई नहीं है, ठीक है? है ही नहीं स्कारिंग बोल के।
जो आपकी सर्जिकल फेसलिफ्ट होती है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, विजिबल स्कारिंग है। इसमें अगर आप जो ये पेशेंट्स हैं ना जिन्होंने ये करवाई होती हैं, अगर आप उनके देखो, उनके ट्रेगर्स के इंटीरियर उनके कान के आगे जो है, आपको स्टिचेस नज़र आ रहे होते हैं। एंड एक्सट्रीम पोस्ट प्रोसीजर केयर, यूजुअली 2 टू 3 वीक्स डाउन टाइम, 2 से 3 हफ्ते तो इतनी केयर है कि जिसकी हद है। अगर आप यूट्यूब पे फेसलिफ्ट की वीडियो देखो, पूरे स्कैल्प के ऊपर से कट मारा जाता है, इधर से पूरे साइड से कट मारा जाता है। आप देखो अगर इन्फेक्ट हो गया तो हेड एंड नेक पूरा इन्फेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होती है। इफेक्ट में जो होता है इंस्टेंट रिजल्ट है विद मिनिमल स्वेलिंग। जो थ्रेड्स है उसमें ना पीआरपी, माइक्रो नीडिंग वगैरह की तरह कोई स्वेलिंग नहीं है, ठीक है? और जो फेसलिफ्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है अप टू 10 इयर्स। इंस्टेंट तो है ही रिजल्ट देता है, लेकिन ये अप टू 10 ईयर्स से भी ज़्यादा ये लास्ट कर जाता है। साइड इफेक्ट्स में जो है थ्रेड लिफ्ट, ये मिनिमल रिस्क और स्वेलिंग पॉसिबल है। कभी-कभी होता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल ही प्लेन नहीं पता होते, वो इंटरनेट पे डॉक्टर्स की वीडियोस देखते हैं और उठा के वही करना शुरू होते हैं। तो इस तरह से उनको पता ही नहीं कि डॉक्टर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। देखो उस पेरियोस्टियम को कहीं आप फिर रप्चर करते हो, कहीं आप मसल के अंदर जाके थ्रेड लगाते हो। तो ये नॉन डॉक्टर तो इस चीज़ को अवॉइड करें और प्रोसीजर ना परफॉर्म करें। कंसीडर रिस्क्स इंक्लूडिंग पॉसिबल इन्फेक्शन, नर्व डैमेज एंड स्कार्स। जो फेसलिफ्ट सर्जरी होती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। अब आप कहोगे कि फेसलिफ्ट में इतने प्रॉब्लम्स हैं तो लोग थ्रेड लिफ्टिंग क्यों नहीं करा लेते? या थ्रेड से टाइटनिंग क्यों नहीं। मैंने आपको बताया थ्रेड थ्रेड से 2 चीज़ होती है, एक टाइटनिंग और एक लिफ्टिंग। तो उसका जवाब ये है कि थ्रेड्स का जो रिज़ल्ट है ना वो कई मैक्सिमम भी 10% है फेसलिफ्ट के। फेसलिफ्ट इतना आपको इंस्टेंट, इतना सडन, इतना ड्रामेटिक रिज़ल्ट देता है, ठीक है? इसीलिए फेसलिफ्ट ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। डेडलिफ्ट वर्सेस फेसलिफ्ट, ये कोड डायग्राम बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। ये देखो, ये एरोज़ की डायरेक्शन देखो, अपवर्ड एंड लेटरली ऊपर वापस लेके जाना होता है हमने स्किन को, नीचे मसल्स को और टिश्यूज़ को। जब हमारी एजिंग होती है तो फेस डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स आगे को आता है। जब आगे को आता है तो आप देखो इसी डायरेक्शन में अगर चीक आगे को आएगी तो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है? थ्रेड लिप वर्सेस फेसलेस में देखो, थ्रेड जो होते हैं ना, ये सैगिंग जॉवल्स को भी सही करते हैं। जॉवल्स क्या होते हैं? जॉवल्स ये होते हैं, आपको पता ही है, मैंने उस दिन बताया था, ये जॉवल्स होते हैं, ठीक है? ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो ऐसे डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स आ रही है। जो जब वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आ रही है तो ये एक्यूमुलेशन हो रही है इसकी, ठीक है? यहाँ पे क्या बन गए हैं? जॉवल्स। अगर हम स्किन को अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स दोबारा लिफ्ट कर दें तो ये जॉवल्स डिसअपियर हो जाते हैं। इंस्टेंट वो होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं विद मिनिमल स्वेलिंग। थ्रेड लिफ्ट के आप जाते हो, करवाते हो, उसके बाद आप सीधा ऑफिस वापस चले जाते हो, पता ही नहीं चलता। नॉन सर्जिकल है, नॉन स्कारिंग है, 12 महीने से प्लस इसका रिजल्ट रहता है। 1.5 साल से 3 साल तक रहता है, अगर ज़्यादा थ्रेड्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में दिए हों। मिनिमल रिस्क्स है, लाइट स्वेलिंग है एंड पॉसिबल ब्रूजिंग है। ठीक है, रिस्क्स भी इसमें कम है, स्वेलिंग भी इसमें कम होती है, ब्रूजिंग थोड़ी बहुत होती है। क्यों? पेशेंट को कहना है कि जैसे कि आउटर हाफ ऑफ द आई, मैंने बताया था, जो वास्कुलर रीजन्स है, छोटी-मोटी वेसल्स जो हैं, वो रप्चर हो सकती हैं जिससे आपको ब्रूजिंग हो सकती है। 24 आवर्स टू 48 आवर्स डाउन टाइम, ये केयर का डाउन टाइम है, ठीक है? अब फेसलिफ्ट की तरफ आते हैं तो ट्रीट्स फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स बाय रिमूविंग लैक स्किन एंड टाइटनिंग द अंडरलाइंग मसल्स। अंडरलाइंग मसल्स उसने टाइट किए और लैग स्किन, एक्स्ट्रा जो स्किन थी उसकी रिजेक्शन कर दी और फिर स्किन को टाइट कर दिया, तो फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी एलिमिनेट हो गए। 2 वीक्स की डिस्कम्फर्ट रहती है, 4 वीक्स ऑफ सेटिंग टाइम है। डिस्कम्फर्ट इसमें बहुत बुरी होती है, क्योंकि देखो इधर ही सारे नर्व्स के वो पड़े हैं, गैंग्लिया सारा कुछ पड़ा है। तो थोड़ा ना कहीं तो वो जो होते हैं वो पिंच हुए होते हैं, प्रॉब्लम बहुत रहती है। सर्जिकल प्रोसीजर है, रिक्वेस्टिंग एन एनेस्थेटिक, हॉस्पिटल स्टे एंड पेन मैनेजमेंट। यहाँ पे जिन लोग जो जॉब करते हैं उनको हॉस्पिटल से छुट्टी लेने का भी इशू होगा, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल स्टे इस प्रोसीजर में रिक्वायर्ड है। और जो ये एनेस्थीसिया है, जिन लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो तो ये नहीं करा सकते, लेकिन इसमें एनेस्थीसिया फिटनेस भी लेनी पड़ेगी जो जो एलिजिबल है इसके लिए। विजिबल स्कारिंग है, पोस्ट प्रोसीजर केयर है, एंड लास्ट अप टू 10 इयर्स। 10 से ज़्यादा करती है लेकिन पेशेंट को नेगेटिव काउंसल करते हैं। कंसिडरेबल रिस्क्स इंक्लूडिंग पॉसिबल इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, परमानेंट चेंज ऑफ लुक। अच्छा देखो, नर्व डैमेज हो गई, पूरी ज़िंदगी आपको जो है दर्द ही रहती रहेगी या टिंगलिंग होती रहेगी, ठीक है?
उसके बाद देखो कि इन्फेक्शन का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, ऑस्टियोब्लाइटिस तक बात पहुँच जाती है और परमानेंट चेंज ऑफ लुक। अब जो लुक आपकी चेंज हुई है वो परमानेंट है, उससे आप खुश हो ना खुश हो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 14 डेज़ तक आपको बेड रेस्ट रिक्वायर है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये 3 टाइप्स पता होनी चाहिए। यही आपके एस्थेटिक्स में रूल है। सबसे पहले आप देखो टेक्सचर की बात करते हैं। ये देखो ये टाइप्स में सबसे पहली तस्वीर देखो, ये मोनो थ्रेड्स आपको हर जगह लिखा मिलेगा, पीडीओ लिखा मिलेगा, स्क्रू लिखा मिलेगा, बायोमेश लिखा मिलेगा, पीसीए, पीसीएल, ये क्या है सारे अभी हम तफ़सील से पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने देखना है कि टेक्सचर, टेक्सचर से मुराद ये है कि वो हाथ लगाने में कैसा है। हाथ तो आपने नहीं लगाना उसको कि वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है? अगर वो बिल्कुल सीधे एक धागे की तरह होते हैं, जैसे सुई के अंदर हम धागा डालते हैं, तो वो क्या है? वो है मोनो थ्रेड्स है। जो स्क्रू थ्रेड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आपने पेंसिल लेके उसके ऊपर धागा लपेटा है तो स्प्रिंग की तरह होते हैं। यहाँ पे वो डायग्राम नहीं बनाई गई, असल में ये स्प्रिंग की तरह होते हैं। और जो कॉर्क थ्रेड्स होते हैं वो सीधे धागे के ऊपर से स्पाइक्स निकल रहे हो, जैसे आप लोग को शायद जो लोग ज़रा पुराने हैं मेरी उम्र के उनको पता होगा कि जैसे वो उड़ाते थे हम पतंग उड़ाते थे, उसमें ऐसी तो वो लगाते थे डोर। इसके अलावा अगर आपने गुलाब का फूल देखा हो, उसकी जो डंडी होती है उसमें से ऐसे स्पाइक्स निकल रहे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कॉर्क थ्रेड। जो लिफ्टिंग है ना वो मोनो थ्रेड्स इतनी ज़्यादा नहीं करते, वो करते हैं टाइटनिंग। स्क्रू थ्रेड्स कुछ हद तक करते हैं लेकिन जो कॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग करते हैं। आप देखो कि सूटेबल कंसर्न्स फिर मोनो अगर लिफ्टिंग कोई नहीं कर रहे, टाइटनिंग ही कर रहे हैं तो हम इसको टाइटनिंग के लिए यूज़ करेंगे। हम इसको रिंकल्स और फाइन लाइन्स के लिए यूज़ कर लेंगे। जो स्क्रू थ्रेड्स होते हैं, अब आप देखो इतना सारा इस पे वॉल्यूम है। यानी कि एक पेंसिल अगर मैंने देखी तो 10 सेंटीमीटर की थी, उसके ऊपर मैंने सारा स्प्रिंग की तरह धागा लपेटा, फिर जब धागा खोल के देखा तो वो आया तकरीबन 120 सेंटीमीटर। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास एक फॉरेन बॉडी आ गई है, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होगा, उतना ज़्यादा जो है आपका बनेगा जो है वो कोलेजन। दूसरी बात ये है कि जब इतनी ज़्यादा फॉरेन बॉडी आप अंदर प्लेस करोगे, तो इसका अपना भी तो कुछ वॉल्यूम है, इन धागों का अपना भी तो कोई वॉल्यूम है। तो संकन एरियाज़ जो है वो करेक्ट हो जाएँगे। जैसे अगर बहुत संकन डार्क अंडर आइज़ है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। जैसे जो है किसी की चीक्स फ्लैट है, तो उसमें वॉल्यूम देने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये नीचे लिखा हुआ है कि वॉल्यूमाइज़ करते हैं संकन एरियाज़ को फेशियल कंटूरिंग। फेशियल कंटूरिंग कैसे? जो मोटी जगह है उसको तो पतला नहीं कर सकते, जो बहुत पतली जगह है, जो बुरी लग रही है उसको ये ठीक कर देंगे। अगर हम थ्रेड दे देंगे, थ्रेड का अपना वॉल्यूम है, उससे उसको फिलर की ज़रूरत भी नहीं और उसको परमानेंट के करीब ही एक चीज़ जो है मिल भी गई। ठीक है, तीसरा ये कॉग्स हैं जो स्किन लिफ्टिंग करते हैं। जो स्किन लिफ्टिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि एक आप कोने से स्किन के अक्सर ट्रेगर्स के आगे जो आपका कान के आगे जगह होती है वहाँ से आप जो है डाल के नमिंग जो होता है आपका सॉल्यूशन यानी कि 2% डायलॉइड जो नमिंग इंजेक्शन है वो आप इंजेक्ट करते हो, ट्रैक बनाते हो, फिर आप जो है कॉर्क थ्रेड को अंदर डालते हो, इसके साथ अपना कैन्युला आता है। अगर ना हो तो 50 एमएम जो है वो बेस्ट है, ठीक है? और उससे आपने पाथवे बनाया, उसके बाद आपने जो ये कॉर्क थ्रेड है इसको अंदर डाला, ये अपने कैन्युला पे लगा होता है, स्टेराइल होता है, जरासीम से पाक होता है। नॉन डॉक्टर्स इसको अटेम्प्ट ना करें। उसके बाद आप करते ये हो कि ऊपर से स्किन के ऊपर आप मैनुअल प्रेशर देते हो। जो आप मैनुअल प्रेशर देते हो उससे ये जो स्पाइक्स हैं ये अंडर सरफेस ऑफ स्किन पे चिपक जाते हैं और नीचे जो होता है ये डीप स्ट्रक्चर्स के साथ चिपक जाते हैं। इसके बाद आप थ्रेड को ऊपर खींचते हो तो वो जो स्ट्रक्चर्स जिनके साथ कॉर्क्स चिपके हुए थे, जिनमें एम्बेड हुए थे वो भी ऊपर खींच जाते हैं। तो फेस लिफ्टिंग के लिए हमारे पास कॉर्क थ्रेड बेहतरीन ऑप्शन है। ये स्किन लिफ्टिंग करते हैं, फेशियल कंटूरिंग कर देते हैं। अब ये देखो कि स्किन लिफ्टिंग कितने हद तक फेस लिफ्ट सर्जिकल वाले रिजल्ट नहीं आने लगे इससे। उसके 10% के करीब रिजल्ट आएँगे, पेशेंट को पहले ही गाइड कर दें, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है कि मटेरियल की बेस पे आप देखें, ये जो पीडीओ आप सुना होगा, पीएलएलए सुना होगा, पीसीएल सुना होगा, मोनो ये क्या है? ये मटेरियल्स हैं, ठीक है? नॉन एब्सॉर्बेबल ये सब क्या है? मटेरियल्स हैं। जैसे जो आपके स्टिचेस लगते हैं, किसी का सर फट जाए तो वो जो आपको स्टिचेस लगते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, कुछ एब्सॉर्बेबल कुछ ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, ठीक है?
तो ये देखो सबसे पहले देखो कि जो पीडीओ है पॉलीडायाज़ेनोन इसका मटेरियल है और इसका मोस्ट कॉमन स्टिमुलेट करता है कोलेजन को, ठीक है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि सबसे सस्ता यही है एंड इट इज़ वेरी एब्ज़ॉर्बेबल और 6 टू 9 मंथ्स में खुद एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जिसके रिजल्ट्स डेढ़ 1 साल तक रहते हैं। अब आप कहोगे कि पीडीओ जो है ये मोनो थ्रेड है, स्क्रू है, कॉग है, इसकी शेप कैसी है? जो हमने पीछे शेप्स पढ़ी है, मोनो का मतलब है सीधा धागे की तरह, स्क्रू का मतलब है स्प्रिंग की तरह और कॉग का मतलब है जिसपे स्पाइक्स हो। तो इन तीनों फॉर्म्स में आता है। पीडीओ जो है वो केमिकल का नाम है जिससे वो धागा बना है। ये मोनो भी हो सकता है, सीधे धागे की तरह, ये एक स्क्रू भी हो सकता है स्प्रिंग की तरह और ये कॉर्क भी हो सकता है जिसपे स्पाइक्स निकली हो, ठीक है? फिर अगला होता है पीएलएलए थ्रेड। जो पीएलएलए भी ये भी एक मटेरियल है पॉली लैक्टिक एसिड जो है, ये भी एक मटेरियल है, ठीक है? जो अगर आपसे कोई कहे कि आप जो है ये मोनो थ्रेड्स ना लें, आप ये पीएलएलए थ्रेड्स ले लें, तो उसके बारे में क्या फ़र्क होगा आपको पता होना चाहिए। ये स्टिमुलेट करता है मोर कोलेजन और इसकी स्लो डिग्रेडेशन यानी इसकी हाफ लाइफ अच्छी है। एक इंसान था उसने पीडीओ मोनो थ्रेड्स कराए थे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं। उसके बाद उसकी जो थी ना डेढ़ 1 साल सुकून का गुज़र गया, वो डॉक्टर के पास आया, वो कहता है कुछ ऐसा करें कि मेरे 3 1 साल सुकून के गुज़र जाए। तो हम पीएलएलए थ्रेड्स कर देंगे, ये भी एब्ज़ॉर्बेबल है सेल्फ और ये 12 से 18 महीने तक खुद लास्ट करते हैं। इसके बाद जो स्किन में कोलेजन बन जाता है जो सेकेंडरी टू देम वो खुद भी डिग्रेड होने में टाइम लेता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए है। फिर आ जाते हैं पीसीएल थ्रेड्स, जो पीसीएल थ्रेड्स होते हैं वो कार्प्रोलैक्टोन मटेरियल है। याद रखें ये भी स्क्रू, मोनो, कॉर्क किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये इनकी उससे भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और जब तक अंदर रहेंगे, जब तक वो आखिरी इनका ज़रा भी रहेगा कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती रहेगी। ये एब्ज़ॉर्बेबल है 12 से 18 से 24 महीने तक ये स्किन के अंदर रहते हैं, ठीक है? इसके बाद एक आगे नॉन एब्ज़ॉर्बेबल जो कि रेयरली यूज़ होते हैं और वो परमानेंट होते हैं। वो सिर्फ़ प्लास्टिक सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं अपने क्लिनिक्स पर, उनको पता है इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं। अब हमने ये पढ़ा कि देखने में अगर कोई सीधा धागा नज़र आ रहा हो, कोई स्क्रू की तरह, स्प्रिंग की तरह लिपटा नज़र आ रहा हो या किसी के ऊपर काँटे नज़र आ रहे हो, इसका ये मतलब तो है कि वो मोनो थ्रेड है या वो स्क्रू थ्रेड है या वो कॉर्क थ्रेड है। लेकिन जब तक आप पूरी टर्मिनोलॉजी नहीं बोलेंगे कि वो पीडीओ है, पीसीएल है, पीएलएलए है, कौन-से मटेरियल का बना हुआ है, तब तक आपकी डेफिनिशन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है? जैसे अगर आपको इस बारे में सेंस ना हो, पेशेंट आपको 10,000 देके गया कि मैंने जो है ना 40 पीडीओ मोनो थ्रेड्स कराने हैं। आपके ज़हन में मोनो का लफ्ज़ रह गया या चलो पीडीओ का लफ्ज़ रह गया, आपने पीडीओ कॉर्क थ्रेड ऑर्डर कर दिए, ठीक है? अब आप कहोगे ये भी तो पीडीओ ही है। तो जो कॉर्क होते हैं वो स्पाइक्स वाले होते हैं, महँगे होते हैं। जहाँ 100 पीडीओ मोनो थ्रेड्स आने थे, वहाँ पे आपके पास 20 कॉर्क थ्रेड आ गए और वो जो है इंजेक्ट करना उनको सर में बालों के लिए वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये बात याद रखो पीडीओ, पीसीएल, पीएलएलए मटेरियल्स हैं वो केमिकल्स हैं जिनसे ये बने हैं और मोनो, स्क्रू और जो कॉग्स हैं वो अ, शेप्स हैं जो ये एक्वायर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। एक हम इसकी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने जो अभी पढ़ी हुई है मोनो, कॉग, स्क्रू और मेश और मल्टी थ्रेड ये देख लीजिए। मोनो को देखें अपनी सुई के आगे लगे हुए आते हैं बिल्कुल सीधे धागे की तरह, कॉर्क देखें उसपे स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रू देखें सुई के ऊपर लिपटा हुआ है, स्प्रिंग की तरह। ये मॉडिफाइड कॉर्क है और मल्टी है, मल्टी के अंदर बहुत सारे धागे होते हैं, ठीक है? और एक मॉडिफाइड कॉर्ड्स है, मोल्डिंग कॉर्ड। मोल्डिंग कॉर्ड्स में और कॉग्स में और इसमें फ़र्क होता है। आप लोगों के लेवल पे अभी सिर्फ़ आप कॉग्स ही पढ़ेंगे, मोल्डिंग कॉग्स को भी आप छोड़ देंगे, ठीक है? सबसे पहले आप मोनो थ्रेड को देखें, ये स्मूथ होते हैं, इनके ऊपर कोई बाल नहीं होते, जैसे नलकी का धागा होता है, ये आपको नज़र भी आ रहा है, इस तरह से होते हैं। ये कोलेजन स्टिमुलेशन और स्किन टाइटनिंग काम है, इसका काम स्किन लिफ्टिंग नहीं है, इसका काम स्किन टाइटनिंग है। टाइटनिंग से मुराद ये है कि स्किन टाइट हो जाए, लूज़ ढीली ना हो। लिफ्टिंग से मुराद ये है कि ऊपर को उठ जाए, ठीक है? अब जो कॉर्क थ्रेड्स होते हैं, दे हैव बार्ब्स या हुक्स, ये जो स्पाइक्स स्पाइक्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं ना कॉर्क पे, इसको हम बार्ब्स कहते हैं या इसको हुक्स कहते हैं। दे मेंटेन लिफ्टिंग ऑफ द सैगिंग टिश्यू, ये सैगिंग टिश्यू को लिफ्ट करने के लिए काम आता है, लेकिन ये 10-20% ही फ़र्क डालता है। ये फेस लिफ्ट सर्जरी जितना रिज़ल्ट नहीं लेके आता, पेशेंट को पहले ही नेगेटिव काउंसल कर लें। फिर हमारे पास स्क्रू थ्रेड है, स्क्रू थ्रेड जो होते हैं ये ट्विस्टेड ऑन द स्पाइन
ट्विस्टेड शेप होते हैं सिंगल या डबल, यानी ये जो आपको ट्विस्ट यहाँ पे तो डबल का ट्विस्ट नज़र आ रहा है स्क्रू में, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ये वॉल्यूम देने के लिए संकर एरियाज़ में, जैसे पिछले हफ्ते हमने एक पेशेंट की है, बहुत ही डीप सेट आई थी, फिलर के लिए आई थी, कहती लेकिन हर 4-4 महीने बाद फिलर करा के मैं थक गई हूँ, मुझे कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दें, तो हमने उसको स्क्रू थ्रेड्स कर दिए थे, पीडीओ स्क्रू थ्रेड्स के। एक मेश थ्रेड्स भी होते हैं या मल्टी थ्रेड्स भी होते हैं, ये वूवन और ब्रेडेड स्ट्रक्चर होता है। ये रिजुविनेशन, वॉल्यूम और फर्मिंग देते हैं। यानी कि एक थ्रेड जो आपके सामने उसकी थिकनेस यहाँ नज़र आ रही है, उसे 4 गुना ज़्यादा थिकनेस होगी, तो वॉल्यूम भी आएगा, फर्मिंग भी आएगी और रिजुविनेशन तो हर थ्रेड से आती आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद होता है थ्रेड ओरिएंटेशन को अगर हम देखें तो लीनियर, मेश और एंकरिंग थ्रेड्स हो सकते हैं। लीनियर से मुराद ये है प्लेस एट स्ट्रेट लाइन्स ऑफन फॉर टाइटनिंग। जब आप लगाते हो थ्रेड्स, आगे डायग्राम में आएँगे, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, वो आपने एंट्री पॉइंट रखे और वहाँ से आपने सारे थ्रेड्स दे दिए, ये आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए। जो हमारे पास है मेश पैटर्न्स में जब हम देते हैं, ज उसका मतलब ये जैसे मेरी चीक थी, उसमें मैंने 5 थ्रेड्स वर्टिकल दिए, 5 हॉरिज़ॉन्टल। ये क्रिस क्रॉस थ्रेड्स फॉर कोलेजन मैट्रिक्स, कि हमें इतना ज़्यादा थ्रेड कि वो हम दे दें अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बनता रहे, एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स बनता रहे। और तीसरा है एंकरिंग थ्रेड्स। एंकरिंग थ्रेड्स आर बार्ब थ्रेड्स दैट फिक्स डीप इन द टिश्यू फॉर लिफ्टिंग। ये ऐसे ब्रेड सी बनी होती हैं, तो जहाँ आपको 1 थ्रेड का फ़ायदा मिलना है, वहाँ आपको 8-10 थ्रेड का फ़ायदा मिलता है और ये जाके कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराते रहते हैं और स्किन जो है टाइट तो होती रहती है और थोड़ी बहुत जो होती है वो लिफ्ट भी होती रहती है और डीप टिश्यूज़ भी थोड़े बहुत लिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। उसके बाद देखें इंडिकेशंस के ऊपर, अगर आपका मिड फेस या जावल्स है, जावल्स अभी आपको दिखाया, मिड फेस आपकी चीक्स नेज़ोलेबियल फोल्ड होते हैं, तो इसके लिए कॉग या बार्ब थ्रेड्स ही चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? उसके बाद आप देखिए फोरहेड और ब्रोज़ हैं अगर आपके, यानी कि आपके जो आईब्रो लिफ्टिंग अगर आपने करानी है तो उसके लिए कॉर्क थ्रेड यूज़ होंगे। अगर आपने अपने फोरहेड और आईब्रो के ऊपर जो आपकी ये लाइनें हैं जो बोटॉक्स के बाद भी खत्म नहीं हो रही है, उनको खत्म कराना है, स्किन टाइट करानी है, तो इसके लिए मोनो थ्रेड यूज़ होंगे, पीडीओ मोनो थ्रेड। अब नेक या जॉ लाइन पे आप करेंगे स्क्रू, मोनो या कॉग। और देखें ज़रा कि नोज़ लिफ्ट के लिए हम कॉर्क थ्रेड यूज़ करते हैं, एक ही थ्रेड होता है नोज़ लिफ्ट के लिए टोटल। अंडर आई के लिए, टियर ट्रफ के लिए मोनो थ्रेड्स डेलिकेट एरियाज़ पे, ठीक है? तो क्योंकि ये डेलिकेट एरिया है तो हम मोनो थ्रेड यूज़ करेंगे। अगर बहुत ही संकर है तो स्क्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपने टेबल ज़बानी याद रखना है, जब आप प्रैक्टिस में चले जाते हो फिर तो आपको वैसे ही याद हो जाता है, फिर आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अ थ्रेड की लॉन्गेविटी, पीडीओ जो होता है वो 6 से 9 महीने तक आपकी स्किन के अंदर रहता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। और लेकिन जो उसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो रही थी वो तकरीबन साल तक रहती है। उसके बाद आप देखो कि जो पीएलएलए था इसीलिए महँगा होता है कि ज़रा लंबा रहता है, 12 से 18 महीने तक रहता है। और जब तक ये रहता है यानी 1.5 साल तक इसने कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराता रहा। वो जो कोलेजन बिल्ड हुआ उसके जो रिजल्ट्स थे वो 24 महीने 2 साल तक रहे। उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। जो पीसीएल थ्रेड होता है ये 24 महीने तक तकरीबन 2 साल तक आपके अंदर रहता है, इसीलिए बहुत महँगा भी होता है और इससे जो आपका कोलेजन बनना शुरू हुआ था, वो सारा जो था वो तकरीबन 30 महीने तक यानी तकरीबन 3 महीने तक वो आपकी स्किन के अंदर आगे फिर फर्दर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अब हम मोनो थ्रेड्स को देख लेते हैं। ये एक सुई है, जैसे आपकी सिरिंज के आगे सुई लगी होती है, उसके आगे से उसकी टिप से थ्रेड बाहर निकल रहा है और आपको एक व्हाइट कलर का सिलेंडर सा नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है? और एक ये सिलेंडर है, ये 3 चीज़ें ही तो हैं इसमें। अब इसमें होता ये है कि आपके जो सुई है उसके ऊपर जो थ्रेड लगा हुआ है, वो इस तरीके से लगाया गया है कि जब आप सुई को सबकट प्लेन में जाके इंजेक्ट करते हो अपनी सारी सफाई का ख्याल रखना है, स्टेरिलाइज़ेशन का, तो थ्रेड जो है वो अंदर ही रह जाता है, वन वे वाल्व की तरह। और जब हम सुई खींचते हैं सिर्फ सुई, हमारी नीडल जो है वो हमारी बाहर वापस आती है, ठीक है?
इसकी पूरी सेटिंग हुई हुई है। ये जो सिलेंडर है, ये जब आप स्किन के नीचे जाते हो तो ये इधर इधर टिप पे आ जाता है। फिर आप यहाँ पे फिर आप फोटोग्राफ बनाते हो, फिर आप यहाँ पे जो है ना हाथ रख के सिलेंडर के ऊपर नीडल को बाहर निकाल लेते हो। तो जो आपका थ्रेड है वो अंदर का अंदर ही रह जाता है और आपकी नीडल जो है वो बाहर आ जाती है। पीडीओ मोनोथ्रेड्स, पीसीएल भी हो सकते हैं मोनोथ्रेड्स, पीएलएलए भी हो सकते हैं मोनोथ्रेड। मोनोथ्रेड होता है सीधा धागा। मटेरियल आप जितना महंगा इस्तेमाल कर लो, पीडीओ तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद पीसीएल कर लो और महंगा, पीएलएलए कर लो इतना महंगा, वो आपकी मर्जी है, वो लॉन्जेविटी के लिए है। ठीक है। जरा एक सेकंड नीचे वाली तस्वीर करें, अगली स्लाइड करें। ये खातून थी, इसने अपनी नेक के ऊपर, सबसे पहली तस्वीर देखो ना, नेक के ऊपर ये पीडीओ मोनो थ्रेड्स कराए, ठीक है। ये देखो, ये जब इसने हमने सुई अंदर डाली तो उसके बाद ये जो सिलेंडर था ये खुद ही उसकी बेस पे आ गया, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था नीडल का वहां पे आ गया। जब वो उधर आ गया उसके बाद हमने सारे थ्रेड जितने उसने पेमेंट की थी सारे अंदर डाल के उनकी हमने तस्वीर ली, ताकि वो बाद में इसको गिन सके कि डॉक्टर ने मेरे पे कितने थ्रेड डाले थे कितने नहीं। कुछ डॉक्टर मेल प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा थ्रेड के पैसे लेके थोड़े डालते हैं, इसलिए ये सबूत होना जरूरी है। पेशेंट के अपने मोबाइल से तस्वीर खींचो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इन बॉल्स पे हाथ रख के नीडल को बाहर वापस खींच लेना है, तो धागा अंदर का अंदर रह जाएगा। ये वन वे वेल्व है और स्किन में अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, फिक्र ना करो। लेकिन स्टेराइल होनी चाहिए ये सारी हर चीज, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने थ्रेड्स में सिर्फ ये पढ़ा कि थ्रेड्स का मटेरियल हमने देखा वो कौन सा होता है, पीडीओ होता है, पीएलएलए होता है, और इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। पीसीएल होता है। फिर हमने देखा कि थ्रेड की शेप ओरिएंटेशन कैसी हो सकती है, मोनो यानी कि पतला सीधा एक लंबा थ्रेड। इसके अलावा स्क्रू जो कि स्पाइरली जो होते हैं, मोल्ड होते हैं। तीसरे हमने देखा जिनके ऊपर स्पाइक्स होते हैं उनको हम कॉक्स थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल किसी भी शेप के साथ आ सकता है। जो सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो है पीडीओ मोनो। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, इसमें इतने सारे थ्रेड्स लगते हैं। ये आप देखें गर्दन की रिजुविनेशन पे कोई 50 थ्रेड लगे पड़े हैं। ये देखें नेजुलेबियल फोल्ड रिजुविनेट हुआ पड़ा है मिड फेस, ये स्कैल्प में बाल उगाने के लिए, ठीक है। ये लूज स्किन थी चिन की उसके लिए। और ये आखिरी तस्वीर देखें तो उसमें पूरा का पूरा जो है चेहरा, तो इस वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो पीडीओ मटेरियल में मोनो थ्रेड सबसे कॉमन यूज होते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पीडीओ मोनो थ्रेड्स। इसमें पीसीएल मोनो भी यूज कर सकते हैं, उनकी लाइफ बेशक लंबी होती है मगर उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन जाएगी इसके 4-5 टाइम। यानी कि अगर किसी इंसान का 1 लाख लगा है इन थ्रेड्स पे, तो अगर वो पीसीएल पे जाएगा तो 4-5 लाख लग जाते हैं। तो वो उसकी जो कॉस्ट चली जाती है वो आपकी सर्जरी जितनी चली जाती है। ये हो गए पीडीओ मोनो थ्रेड्स। अब सबसे पहले ये नीडल के ऊपर थ्रेड लगा होता है और वन वे वेल मैकेनिज्म इसका इन बिल्ट होता है। हमने उस नीडल को सबकट प्लेन में अंदर लेके जाना है, यानी कि स्किन से नीचे। आप एक किनू है उसके ऊपर सिरिंज को ऐसे प्रिक करो, उसको अंदर लेके जाओ तो सख्त जो किनू की स्किन होती है उसमें आपको एक टाइटनेस की फीलिंग होती है, और जब आप नीचे उसके पल्प में जाते हो तो आपको एक टेंडरनेस, एक सॉफ्टनेस की फीलिंग होती है, ठीक है, सॉफ्ट फीलिंग। इसी तरह जो हमारी स्किन है उसके नीचे सबका टिश्यू है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है इंजेक्टेबल्स का उनको तो इस बात का आइडिया है। तो हमने ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्किन लेके इसको लेके जाना है अंदर सबकट प्लेन में, और वहां पे जाके ये जो वेल्व है, ये जो बॉल है, ये जो व्हाइट कलर की, ये खुद ही उसके रूट तक आ जाती है। इसमें स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखना मस्ट है। स्टेरिलाइजेशन ऐसी गलती है जो कि फौरन पकड़ी जाती है। इनफैक्ट जब हो जाता है वूंड तो सीधा बात पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में जाती है, ठीक है, और कोई आगे जो प्रोफेसर बैठे हैं वो आपकी गलती माफ नहीं करने लगे। उसके बाद ये जो व्हाइट सी बॉल है इसके ऊपर आप हाथ रखते हो और आप नीडल को बाहर ले लेते हो। अब आप कहोगे कि हम साथ साथ भी तो और नॉर्मली क्लिनिक में साथ साथ भी डॉक्टर कर सकता है, वो बहुत इजी है। लेकिन बात ये है कि इस सारे थ्रेड्स को एक दफा हम इंजेक्ट करके पेशेंट की पिक्चर लेते हैं और फिर हम पेशेंट को दिखाते हैं कि हमने आपको इतने थ्रेड्स किए हैं और इसकी इतनी पेमेंट बनती है, ठीक है। वरना डॉक्टर्स मेल प्रैक्टिस भी करते हैं, पेमेंट ज्यादा ले लेते हैं, थ्रेड्स थोड़े डालते हैं, ठीक है, पेशेंट को भी ट्रस्ट नहीं होता। तो ये आप हर जगह कर सकते हो। अब आंख के अंदर तो नहीं करोगे, जाहिर है, जहां पे भी आपकी स्किन में आपको कोलेजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए।
तो 1.5 साल तक इनका रिजल्ट रहता है, 8 से 8 एक महीने तक खुद रहते हैं। फिर इनके जो इसकी वजह से जो न्यू कोलेजन सिंथेसिस हुई होती है वो मेंटेन रहती है। और जब वो कोलेजन डिग्रेड होता है तब तक 1.5 साल पेशेंट सुकून का आराम का रहता है, ठीक है। और जब बोटॉक्स करवाते हैं मसल्स फ्रीज हो जाते हैं, तो ऊपर जो स्किन में क्रीजेस हैं जो कि रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शंस के साथ बढ़ चुकी होती हैं परमानेंटली, वो भी इससे खत्म हो जाती है। लैक ऑफ वॉल्यूम भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। फिलर्स और बोटॉक्स से ज्यादा ये सुपीरियर है इन द सेंस कि इसके साइड इफेक्ट्स, सिवाय ये कि आप जो है वो स्टेरिलाइजेशन का ख्याल ना रखो तो इन्फेक्शन हो जाए, अदरवाइज ऐसा कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। या पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अभी डेंगू हुआ था 1 महीना पहले, उसने कहा मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो गई, आपने उसके प्लेटलेट्स नहीं कराए और आपने पकड़ के इतने सारे प्रिक्स कर दिए, फिर उसकी ब्लीडिंग हुई तो रुकी ना ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये आपका मेथड है। और ये आपके पीडीओ थ्रेड्स हैं। अभी आपको जो पिंक पिंक दिख रहे हैं, ये पिंक भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, उसके ऊपर परेशान ना हो। जो इसका पैकेट होता है उसके ऊपर इसकी मेजरमेंट लिखी होती है कि कितने इसकी लेंथ है और कितना इसका डायमीटर है। जो सबसे कम डायमीटर और सबसे छोटी लेंथ वाले होते हैं वो होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यानी 25 mm। वो आप आंखों के नीचे यूज करते हो। और जितनी आपकी बड़ी, जैसे बेली पे अगर आपने करना हो तो हमारे पास 50 mm का भी होता है, हमारे पास 100 mm का भी होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का भी थ्रेड होता है। इसमें कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। और इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट अ सबकट प्लेन इज एंड हाउ टू रीच आउट टू दैट प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। एक मेरा दोस्त है, ही इज ए प्लास्टिक सर्जन। ये जो स्कैल्प आपको नजर आ रहा है, जब उसके पास कोई पेशेंट हेयर फॉल के लिए आता है वो कहता है कि हर महीने आके, सॉरी, सबसे पहले तो 100 थ्रेड्स कराओ और हर महीने आके उसके बाद आप पीआरपी कराओ, उसके बाद मुझसे बात करना 3 महीनों बाद कि तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 100 थ्रेड्स से तो वो स्टार्ट करता है काम को। आप पीडीओ मोनो थ्रेड्स का बिफोर एंड आफ्टर देखें। ये देखें पीडीओ मोनो थ्रेड्स का, आप देखें बिफोर एंड आफ्टर। इस खातून को हमने कोई बोटॉक्स नहीं किया, कोई फिलर नहीं किए, कोई थ्रेड नहीं किए, कोई बोटॉक्स और कोई फिलर्स नहीं किए गए, या कोई और प्रोसीजर नहीं किया गया। या अगर वो किया गया है तो उसके बाद की ऊपर बिफोर वाली जो तस्वीर है ये वाली, अगर इसने फिलर बोटॉक्स और हाईफू और ये सब करवाया है तो उसके बाद की ये तस्वीर है, ठीक है। और अब ये केस हमारे पास प्रेजेंट किया, जैसे मैंने कोई कॉटन की कमीज पहनी हो और मैं बार बार अपनी कोनी मोड़ती रहूं मोड़ती रहूं मोड़ती रहूं पूरे दिन, तो मेरी जो स्लीव है उसके ऊपर क्रीजेस पड़ जाएंगी। इस औरत ने अगर बोटॉक्स फिलर्स थ्रेड सारा कुछ, थ्रेड्स के तो चलो निकालते हैं, बोटॉक्स और फिलर्स और हाइफू और सारा कुछ इसने करा लिया, लेजर्स भी करा लिए हैं। तो अब ये इसका फाइनल रिजल्ट है, इसकी स्किन मुड़ मुड़ के उसमें पक्की क्रीजेस पड़ चुकी थी, जो कि किसी भी प्रोसीजर से अब ठीक नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया कि इस केस को पकड़ा, हर प्रोसीजर ये करा के आई थी, अब हमने इसके अंदर पीडीओ मोनो थ्रेड्स लगा दिए। ये कम अज कम भी एक साइड पे ना 10 इधर थ्रेड्स डले हैं, ठीक है। अब आप देखो कैसे जो है वो रिंकल्स स्मूथ आउट इसके हो गए हैं। अब ये इमिडिएटली आफ्टर है। अभी इसका, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका न्यू कोलेजन सिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड्स होते हैं ये फॉरेन बॉडी है ना, तो फॉरेन बॉडी जब हमारी स्किन में आती है, हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन भी और हमारी पूरी बॉडी क्या होता है, एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, वो रिक्रूट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को। कीमोकाइन जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिक्रूट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, एक्टिवेट होते हैं और कोलेजन और इलास्टिन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म तो था नहीं, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फंगस तो थी नहीं जिसके लिए हमारी जो है पस बनती और वो सारा होता। तो ये वाला जो हमारा हीलिंग प्रोसेस था स्टेरॉइड इंजरी वाला, इसके अंदर कोलेजन जो है वो बिल्ट होता है हमारी स्किन में, इलास्टिन जो है वो बिल्ट होता है, ठीक है। अब ये इसकी इमीडिएट आफ्टर पिक्चर है। अब इसके अंदर जो जैसे स्किन में ये थ्रेड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने सुई डाली और थ्रेड अंदर ही रह गया, और फिर यहाँ पे वो बॉल थी और फिर हमने उसकी जो नीडल थी उसको हमने बाहर खींच लिया और ये थ्रेड अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ये जो थ्रेड है ये स्टिमुलेट करता रहता है सारा कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस को। और तकरीबन 1.5 साल बाद, 8 महीने कर लो अगर पीडीओ मटेरियल है तो, 8 महीने बाद जब ये खत्म होगा तो यहाँ पे बहुत सारा न्यू कोलेजन बिल्ड हो चुका होगा, ठीक है। ये स्किन इसकी जो दिखी है हमें आफ्टर थ्रेड्स, ये अभी और बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर होगी, और टाइट होगी और यंग होगी।
8 महीने तक तो ये और होती रहेगी, 10 महीने तक, 1.5 साल तक ये होती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब असर खत्म हो जाएगा, जब बिल्कुल मटेरियल खत्म हो जाएगा अंदर से, और जो कोलेजन नया प्रोड्यूस हुआ था उसकी भी हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये दोबारा से इसको एजिंग के साइंस फिर से आना शुरू हो जाएंगे स्किन में, तो हम दोबारा थ्रेड्स कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये बिफोर एंड आफ्टर देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड करें। ये मैं रूटीन में अपने पूरे फेस में करवाती हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं होता, बहुत ज्यादा, मतलब मैं भी बूढ़ी हूँ लेकिन जवान लोगों के लिए भी होता है, यंग 20s में भी लोग करवा रहे होते हैं। कॉक थ्रेड्स को हमने काफी दफा पढ़ा। ये कॉक थ्रेड्स वो होते हैं जिनके ऊपर से ऐसे 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 करके ये हमारे स्पाइक्स से निकले हुए हैं, ये देखते हो, ये कांटे से। जैसे आप गुलाब का फूल देखते हो ना, उसकी डंडी में होता है, जब आप उसकी डंडी को पकड़ते हो, उसकी स्टेम को, तो क्या होता है, वो आप अगर आप पकड़ते हो अपने हाथ में, उसको बंद करते हो, तो वो आपकी उंगलियों के अंदर भी फूक जाते हैं और आपके पाम के अंदर भी, हथेली के अंदर भी फूक जाते हैं। यानी इसी तरह ये कॉर्क थ्रेड्स हैं, जब हम इनको अंदर लेके जा रहे होते हैं, ये वन वे वेल की तरह, उस वक्त तो ये मैं कुछ नहीं कहते। इनकी डायरेक्शन को अगर आप नोट करो, तो ये इनकी डायरेक्शन ये है, ऐसे, ठीक है। जब मैं इसको स्किन के अंदर यूं लेके जा रही हूँ, उस वक्त ये दर्द नहीं कर रहे। जब मैं ऊपर वापस खींचूंगी, तो ये अंदर फिक्स होंगे, ऊपर से स्किन के नीचे, और नीचे ये अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ फिक्स होंगे। जब फिक्स होंगे तो ये अपने साथ स्किन को भी लिफ्ट करेंगे और फेशियाज को भी लिफ्ट करेंगे, इसीलिए लिफ्टिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। इनका मटेरियल पीटीओ भी हो सकता है, पीसीएल भी हो सकता है, पीएलएलए भी हो सकता है, मगर ये पीसीएल में ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि जो पीडीओ मटेरियल है, वो इतना, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। वो क्या होता है, वो वाले थ्रेड्स कॉग में क्रम्बल करते हैं और टूटते हैं, क्योंकि इसने पूरी स्किन को खींचना है, बहुत सारा वेट लिफ्ट करना है। इसीलिए इसमें पीसीएल मटेरियल के साथ हमेशा कॉग्स यूज किए जाते हैं ज्यादातर। कुछ लोग बिगिनर्स जो होते हैं, मैंने देखा, वो पीडीओ भी कर रहे होते हैं, पोली डायजोनोन, वो कोई सही रिजल्ट्स नहीं देते। अच्छा, अब जो पीसीएल मटेरियल के साथ इनकी लाइफ भी लंबी हो गई और इन्होंने अपना स्ट्रेन भी ज्यादा बियर कर लिया, काम भी अच्छा हो गया, उसकी वजह से ये होता है कि ये एक्सपेंसिव भी फिर हो जाते हैं। तो 3 अगर थ्रेड्स राइट साइड पर डाले हमने और 3 हमने लेफ्ट साइड पर डाले, तो इसका बिल जो है वो लाख के करीब बन जाता है। और जाहिर है डॉक्टर अपने करने का भी, इस वजह से, इतना एक्सपेंसिव होने की वजह से ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं है। और रिजल्ट ये नहीं देते, सर्जिकल लेवल का तो रिजल्ट नहीं देते ना, कुछ हद तक रिजल्ट देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देते। मैं इसको रूटीन में अपने चेहरे पे करवाती रहती हूँ। मेरे पेज पे इसकी वीडियोस भी लगी हुई हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। कॉर्क थ्रेड्स आर सिमिलर टू मोनो थ्रेड। सीधा सा धागा ही है ना, कोई और तो इसमें चीज नहीं है, सिवाय ये कि उसके ऊपर जो है वो कॉग्स या बार्ब्स हैं, या स्पाइक्स हैं, दैट अटैच द अंडर साइड ऑफ द स्किन। सब कट प्लेन में हम लेके गए, इसको अंदर लेके गए कैनेला को स्किन के नीचे, पहले हमने होल बनाया 18 गॉज की नीडल से, उसके अंदर से हम कैनेला को अंदर लेकर गए, और ऊपर से हमने मैनुअली स्किन को प्रेस किया। तो जो इसके बार्ब से ये अंडर सर्फेस स्किन के साथ अटैच हो गए, और नीचे ये लोअर सर्फेस के साथ, द बार्ब्स ऑफ एनहांस सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन टू लिफ्ट सैगिंग टिश्यू। अच्छा जी, अब जब वो अटैच हो गए, तो ये जो पीछे से आपको एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ नजर आ रहा है, इसको आपने ऊपर को खींचा। जब आपने, ये भी आपकी स्किन से बाहर ही था, जब आपने ऊपर को खींचा, तो जो स्ट्रक्चर्स इसके साथ अटैच हुए थे, ऊपर से स्किन और नीचे से फेशियाज, वो भी ऊपर को खींच गए। और सैगिंग टिश्यू का जो वेट था, वो इसने अपने ऊपर कैरी किया और इसने उनको लिफ्ट कर दिया। दीज थ्रेड्स इफेक्टिवली प्रमोट कोलेजन फॉर्मेशन अराउंड द थ्रेड एंड देयर बार्ब्स। देखो, जब हम टॉवल यूज करते हैं, वो हमारा चेहरा ज्यादा अच्छे तरीके से सुखाता है, एज कम्पेयर टू कि हम एक प्लेन कोई कपड़ा या कोई टिश्यू पेपर यूज कर लें, ठीक है। इसी तरह देखो, ये जो कोलेजन, न्यू कोलेजन सिंथेसिस, लिफ्टिंग वाला काम तो इसका एक मैकेनिकल वर्क है ना। इस थ्रेड ने डिसॉल्व होना है, इसके ऊपर सारा यहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिमोकाइन्स ने आके यहाँ पे पूरा वही वाला कैस्केड शुरू करा देना है। यहाँ पे कोलेजन इलास्टिन डेपोजिशन होना शुरू हो जानी है, और खुद इसने खत्म से खत्म होते चले जाना है। तो इस थ्रेड ने भी ये काम करना है, और इसके बार्ब्स भी उसी मटेरियल के बने हुए हैं ना, ये भी तो फॉरेन बॉडी है ना, इन्होंने भी। तो अब ये देखो कि इससे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ गया, इसकी वजह से जो न्यू कोलेजन सिंथेसिस है वो भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू मोनोथ्रेड्स, कॉर्क थ्रेड्स में ज्यादा होती है नया कोलेजन बनाने की कैपेसिटी। Cork threads can be used on their own or in combination with monothreads when to mechanically suspend the tissue structures for skin that looks and feels firm and smooth.
देखो इसने तो लिफ्टिंग की, लेकिन स्किन को टाइट स्मूथ करने के लिए हमने शुरू से दो चीजें पढ़ी हैं, एक होती है लिफ्टिंग और एक होती है टाइटनिंग। टाइटनिंग के लिए हमने मोनो थ्रेड्स भी यूज किए। क्यों? जो मैंने सबसे पहली खातून की दिखाई थी, वो जो जॉ लाइन नजर आ रही थी बूढ़ी सी खातून की, अभी एक स्लाइड पहले, तो उसका समझो हमने कॉक करके लिफ्टिंग कर दी थी उसका, उससे भी बुरा हाल था। हमने उसका बोटॉक्स भी कर दिया था, हमने उसको फुल फेस फिलर्स भी कर दिए थे, मगर जो स्किन की बड़ी बड़ी क्रीजेस है और जो स्किन नरम है, टू लूज है, उसको टाइट फर्म करने के लिए हम मोनो थ्रेड्स, पीडीओ मोनो थ्रेड्स साथ जरूर यूज करते हैं। These types of threads are often used to create a slimmer face by lifting the sagging skin in the jawline। अगर आप लोग चेहरा अपना शीशे में गौर से देखो और अपना ट्रैगस यानी कान का ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, यहाँ से अपनी स्किन को खींच के ऊपर करो, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ में आपको चेहरे की चौड़ाई में बड़ा फर्क नजर आएगा। इसीलिए ये जो कॉक थ्रेड्स हैं, ये आपके चेहरे को क्योंकि लिफ्ट करते हैं ऊपर को, तो ये जॉ लाइन आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है, नजर आना शुरू हो जाती है, सैगिंग स्किन ऊपर जो उठ जाती है। तो ये स्लिमर फेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और नाक की टिप जो उम्र के साथ नीचे ढलक जाती है, उसको भी ये लिफ्ट करते हैं, उसके लिए हम फोरहेड से इसको लेके जाते हैं। In addition to being a thread lift for jowls, Cox can offer an eyebrow thread lift as well। Outer one third of the eyebrow को जिसको Fox lift कहते हैं, वो भी ये परफॉर्म करते हैं। एंड थ्रेड लिफ्ट फॉर नोज, टिप ऑफ द नोज को भी। मैकेनिज्म हर जगह एक ही है कि हमने जिस जगह को एलिवेट करना है, जहां से जहां तक जो लेंथ है, वहां तक हमने थ्रेड को अंदर लेके गए, उसके बाद हमने ऊपर से मैनुअल कंप्रेशन दिया और पीछे से हमने थ्रेड को खींच के अपनी तरफ खींच लिया, जिस प्लेन में हमने लिफ्ट करना है, जिस डायरेक्शन में उधर, और उसके बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने स्टेराइल सिजर्स के साथ कट ऑफ कर दिया। तो ये लिफ्टिंग कॉज करते हैं, लेकिन साथ साथ टाइटनिंग भी कॉज करेंगे। कैसे? कोलेजन प्रोडक्शन सिंथेसिस इन्होंने भी स्टिमुलेट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये भी तो थ्रेड्स ही है ना, ये भी तो फॉरेन बॉडी है ना, इनके खिलाफ भी तो वही सारा कैस्केड स्टार्ट होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखिए, ये लिफ्टिंग है, ये लिफ्टिंग है। अभी अभी घर में से किसी बुजुर्ग को देखो, ये उम्र के साथ हमारा चेहरा ऐसे नीचे को आता है, जिसकी वजह से ये लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है और जॉ लाइन के ऊपर ये जावल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमने इस स्किन को खींच के ऊपर किया ऐसे, तो ये हमारे जावल्स ये वाले डिसअपेयर हो गए, ये नेजोलेबियल फोल्ड कम हो गई, स्किन ऊपर हुई, तो हमारी जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। तो ये है। यहाँ पे देखो, हम इसको ब्रो लिफ्ट के लिए, मिड फेस लिफ्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिड लिफ्ट लिफ्ट में हम टेम्पल से गए हैं, हम इसको जॉ लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इसको नेक लिफ्टिंग के लिए भी यूज कर, नोज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नोज के लिए हम इधर से लेके जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, फिर लिफ्ट करते हैं, नोज की टिप एलिवेट हो जाती है, जो उम्र के साथ साथ ऐसे नीचे को गिर गई होती है। अच्छा जी, ये साइड से देखो जरा क्लियर नजर आ रहा है। मेरे मेरे पास अपनी जाती मिड फेस की वीडियोस है, जॉ लाइन की है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये लिफ्टिंग कॉज करती है। अब हम देखते हैं कितनी लिफ्टिंग कॉज करती है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं करती, ये भी फोर है, इसमें आप ये जावल देखें, ये स्किन लिफ्ट हुई है, अब आप जावल देखें, फर्क है? हाँ है, ठीक है। तो उसका जॉ लाइन इसने प्रोमिनेंट कर दिया। अब आप कहोगे इतना तो कोई नहीं कि ड्रामेटिक हो के बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया। तो ड्रामेटिक सिर्फ सर्जरी कॉज कर सकती है, ये इतना ही करेंगे, ठीक है। इस प्रोसीजर पे इसके तीन थ्रेड्स राइट साइड पे यूज हुए हैं, ये और तीन थ्रेड्स इसके लेफ्ट साइड पे यूज हुए हैं। टोटल जो इसका एक्सपेंस, अगर तो इसका दोस्त था कोई प्लास्टिक सर्जन, और अगर उसने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लिया, तो 60,000 रुपये लगे इसका। ये चीज खत्म हुई है, ठीक है, ये थोड़ी फ्लैटन हो गई है। ये पीडीओ कॉक थ्रेड्स बिफोर एंड आफ्टर है। इसमें पीसीआर कॉक थ्रेड्स का भी रिजल्ट देखने में तो सिमिलर ही होता है। तो ये पीडीओ मटेरियल में कॉक थ्रेड्स हमने किए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये आगे स्क्रू थ्रेड्स। एक पेंसिल पकड़ो और उसके ऊपर एक धागा लपेटो, इस तरह से आपको लुक नजर आएगी, ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड्स यही है जिसके अंदर ये इतना सारा थ्रेड जो होता है, आपकी नीडल पे जो होता है वो स्पाइरली जो होता है, फोल्ड हुआ होता है। अब इतना सारा थ्रेड क्या करेगा? इसको खोल के सीधा करें तो इस नीडल के ये 4-5 गुना थ्रेड है। जहां पे 2.5 mm जाना था, वहां पे अब ये अ, जहां पे 25 mm जाना था, वहां पे अब ये 25 को भी 10 टाइम्स करो, 250 mm के करीब जा रहा है, ठीक है, कम से कम 10 टाइम्स जा रहा होता है।
इतना थ्रेड एक तो बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कराएगा। दूसरी बात ये है कि वो खुद भी तो उसका एक वॉल्यूम है, खुद भी तो उसका एक एरिया है, उसको भी तो उसने कवर कर रहा है ना। तो जो शैलोनेस है, जो एम्प्टीनेस है, उसको भी कवर करेगा। जैसे अगर आपके पास पेशेंट आता है कि उसको हॉलोनेस है अंडर आईज में, तो उसको फिलर फॉरन चाहिए, लेकिन आपकी इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है, या पेशेंट कहता है 4 महीने बाद फिलर खत्म हो जाता है, कुछ परमानेंट वाली चीज करें, कुछ लॉन्ग लास्टिंग करें, तो या कुछ कम प्राइस में करें, तो फिर आप थ्रेड्स कर सकते हैं, स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, ये हमने परफॉर्म, इसकी भी इमेजेस है मेरे पास, मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। तो इसमें भी इसी तरह से है, आप नीडल को अंदर लेके जाते हैं, ये जो स्पाइरल ऊपर फोल्डिंग हुई है ना थ्रेड की, ये इतनी बारीक होती है कि ये आप बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास और लाइट्स लगा के देखेंगे तो आपको नजर आएगी, बहुत ज्यादा थ्रेड जो होता है वो नीडल पे लिपटा होता है, ये खुलता नहीं है। आपको परेशान ना होना, आपने इसी तरह से नीडल को, ये स्किन है तो इसके नीचे लेके जाना है, ये जो वेल्व है, ये जो बॉल है, ये खुद ही पीछे वापस आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आपने इस नीडल को बाहर निकाले, थ्रेड अंदर ही रह जाएगा, इसकी मेकिंग ही ऐसी है कि थ्रेड अंदर रह जाता है और आपकी नीडल जो है वो बाहर आ जाती है। अगर कहीं ब्लीडिंग होती भी है तो वो इधर फिल होती रहती है। ठीक है, ब्लडलेस काम करना है, ब्लडलेस बेस्ट है। स्क्रू थ्रेड, इफ यू आर लुकिंग टू गिव एरियाज ऑफ योर फेस मोर वॉल्यूम, जैसे कि मैंने अभी हॉलोनेस ऑफ द आईज का बताया, कुछ लोगों को चीक में वॉल्यूम चाहिए होता है, स्क्रू थ्रेड्स आर एन एक्सीलेंट ऑप्शन। स्क्रू थ्रेड होती हैं वो बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। Screw threads are available with one or two threads that have been intervened around the inserting needle to amplify the results. ये एक सिंगल थ्रेड आपको नजर आ रहा है, कभी कभी ये ना, ये दो इकट्ठे इकट्ठे ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, ये डबल डबल ऐसे, तो वो भी हो सकता है। To create a V-shaped face, screw threads help to reverse sunken areas and to give a non-surgical facelift. अगर फर्ज करो मैंने अपने चीक्स में दोनों तरफ भर दिए स्क्रूज, तो मेरी चीक्स आगे को बढ़ गई, ऊपर को उठ गई, तो मेरे नेजोलेबियल फोल्ड कम हो जाएगी, मेरी स्किन जो नीचे को सैग होके जॉ के ऊपर गिरी थी वो कम हो जाएगी। व्हेन द टू थ्रेड्स आर इंटरवीन इट इज नोन एज अ मल्टी स्क्रू। देखो, ये है ना, एक पेशेंट की दो आंखें, ये उसका नाक हो गया, ये उसके लिप्स हो गए, ये उसकी चीक्स हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने थ्रेड्स ऐसे डाले 50 से, और ऐसे डाले। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी स्क्रू कहते हैं। ठीक है, इंटरवीन हुए हैं, मुझे यहाँ बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए था, बहुत सारा वॉल्यूम देना था ये। ठीक है, अब ये भी आप नोट करो कि जब चेहरा यहाँ से ऊपर को उठा, क्योंकि उसका अपना वॉल्यूम, अपना भी तो इनका वॉल्यूम है ना, तो ये जो जॉ लाइन पे सैगिंग ऑफ द स्किन थी ये भी खत्म हुई, ये नेजोलेबियल फोल्ड भी कम है क्योंकि स्किन इधर को स्ट्रेच हुई, क्योंकि नीचे हमने उसके कुछ भर दिया। ठीक है, और अंडर आइज भी खोल के बड़ी होंगी। Many people desire a non-surgical V-shaped face but are unable to achieve it without the help of a professional skin doctor. PDO threads are able to tighten, lift and support aging tissues. टाइटनिंग लिफ्टिंग हम पढ़ चुके हैं, एजिंग टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं कैसे, न्यू कोलेजन, न्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन से, विदाउट इन्वेसिव मेथड लाइक सर्जरी नहीं करानी पड़ती। सर्जरी का एक्सपेंस और रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। अगर दोनों चीजें किसी पेशेंट के पास हो, वो हेल्दी भी हो और उसको, उसके पास पैसा भी बहुत हो, तो फिर भी जो हमारी एथिकल गाइडलाइंस है वो यही कहती हैं कि हम पहले नॉन सर्जिकल से फिर सर्जिकल पे शिफ्ट करते हैं। द प्रोसीजर टेक्स एटलीस्ट 1 hour और मोर डिपेंडिंग ऑन द एरियाज टू बी ट्रीटेड विद मिनिमल पेन। 1 hour किस लिए, जो आप पेन किलर खिलाते हो और जो आप नमिंग क्रीम ऊपर लगाते हो वो 35 से 45 मिनट्स लेते हैं। थ्रेड्स करना तो 5 से 7 मिनट का काम है। द पीडीओ थ्रेड्स टिपिकली लास्ट बिटवीन 18 and 24 months ऑन एवरेज। अब देखो, पीडीओ मटेरियल जो हल्का मटेरियल था सबसे, उसके रिजल्ट्स भी 24 महीने तक रह गए। ठीक है, 2-3 साल का पेशेंट को सुकून ही सुकून। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ वीडियो खुद बेशक वो 6 महीने 8 महीने साल में खत्म भी हो गए, मगर उनकी वजह से जो इतना ज्यादा न्यू कोलेजन बना, वो भी तो वहीं पे था ना स्किन के अंदर, वो जब तक उसने अपनी हाफ लाइफ पूरी नहीं की तब तक 2-3 साल आपके, 2-2.5 साल आराम से सुकून के गुजर गए पेशेंट के। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ये बिफोर एंड आफ्टर पीडियो थ्रेड्स हैं। इसको आप ऐसे सोचें कि दो लेयर्स हों, आप कोई बुक खोलते हो और उसके दो पेजेस को इकट्ठा पकड़ लेते हो, तो उसके दरमियान एक फासला सा होता है, उस फासले के अंदर आप एक और पेज डाल देते हो तो वो टॉट और टाइट हो जाते हैं। इसी तरह हमारी स्किन और नीचे जो सबका टिश्यू है उसमें लूजनिंग है, बीच में स्पेस है, वेट लूज किया है किसी ने, तो या स्किन लैक्स कर गई है, तो उसमें हम थ्रेड्स डालते हैं तो ये देखें टाइटनिंग हो गई।
उसके बाद फिर थ्रेड्स न्यू कोलेजन प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। जब तक वो खुद डिजोल्व होकर खत्म होते हैं तब तक जो है न्यू कोलेजन इतना प्रोड्यूस हो चुका होता है कि स्किन ऐसी टाइट ही रहती है। टोटल ये जो न्यू कोलेजन बना है और जो थ्रेड्स हैं, अच्छा उसका जो टाइम है वो 3 साल तक पेशेंट सुकून में रहता है, ठीक है। ये ना सोचें कि आज ही कराएं तो हर महीने कराने पड़ेंगे। हाँ, फोर्टिफाई कर सकते हो, किसी ने कराया उसको बड़ा अच्छा रिजल्ट वो चाहता है और टाइट हो, फ्रोजन लुक है, तो वो अगले हफ्ते आके और करा ले और थ्रेड्स डलवा ले, कोई लिमिट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। देखें कितनी उसकी ऐसी स्किन चमकती जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया हो। अच्छा, बेनिफिट्स है थ्रेड्स है लिटिल और नो डाउन टाइम, ठीक है। अभी आए क्लिनिक में, पेन किलर खाई, पेन किलर लगाई, टोपिकल लगा ली, इतना दर्द नहीं होता, नीडल बहुत बड़ी होती है इसकी। 27 गेज, 20 भी नहीं 30 में होते हैं इसके गेजेस, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है ना वहाँ थ्रेड्स करवाए और आप वापस चले गए अपने ऑफिस जॉब पे, अपने काम पे। लिटिल टू नो डाउन टाइम, डाउन टाइम हमने एस्थेटिक्स में पढ़े, डाउन टाइम के बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे एस्थेटिक्स में डाउन टाइम से मुराद ये नहीं है कि उसका रिकवरी टाइम के कब उसके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट उसके 3 हफ्ते के बाद आना शुरू होते हैं। इससे मुराद ये है कि जो आपकी सोशल आपको मास्किंग करनी पड़ती थी वो कितनी है, वो इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। यू कैन ड्राइव योर सेल्फ होम आफ्टर ट्रीटमेंट, यू मे एक्सपीरियंस अ बिट ऑफ सोरनेस एंड रेडनेस। जाहिर है अगर आप ब्लड सैंपल भी देते हो सीबीसी का, तो जहाँ पे आपको नीडल प्रिक हुई है वहां पे आपको कुछ दर्द वगैरह तो होती है ना, इस तरह से यहाँ पे थोड़ी बहुत तो जाहिर नीडल्स की दर्द होगी। एज एनेस्थीसिया वेयर्स ऑफ, एनेस्थीसिया आपने दिया हुआ था वो खत्म होना शुरू होता है तो जरा दर्द होती है, बट द साइड इफेक्ट्स आर माइल्ड एंड गो अवे विद इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों में ये बिल्कुल आपको कुछ याद ही नहीं रहता कि कुछ यहाँ पे प्रिक हुआ था कि नहीं। इसमें दर्द होती कितनी सी है अभी बताया, जितना आप सीबीसी का ब्लड सैंपल देने जाते हो उतनी सी बस। Results from a thread lift are meant to be permanent. Successful effects typically last from 1 to 3 years. परमानेंट तो नहीं होता, परमानेंट सिर्फ फेस लिफ्ट सर्जरी है, पेशेंट को पहले ही बता दें। लेकिन 3 इयर्स तक इसके इफेक्ट्स लास्ट करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पेशेंट्स पर तो है ही मगर मेरी अपनी जात पर भी है, ठीक है। Like other dissolved dermal fillers such as Botox, the the threads used in the procedure will eventually be absorbed by the tissue underneath your skin. After a thread lift, you can resume your normal। और इसमें बोटॉक्स आप करवाते हो ना, तो आपको जो है वो करना होता है, सजदा नहीं करना, गर्म पानी से चेहरा नहीं धोना, एक्सरसाइज नहीं करनी। जब आप फिलर कराते हो तो आपको मसाज करते रहना होता है और हाइड्रेशन मेंटेन करनी होती है। थ्रेड्स के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, कोई आफ्टर केयर नहीं है इसकी, ठीक है। और ये जो है आप खुद खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने कभी वाइक्रल सूचर्स करवाए होंगे, कभी खुदा ना खासा सर्जरी हुई हो आपकी आपके किसी जानने वाले की, तो उसमें वो जो सूचर्स होते हैं वो खुद ही अंदर डिजोल्व होकर खत्म हो जाते हैं। आप डॉक्टर कहता है ये वाले टांके आपको खुलवाने की जरूरत नहीं, खुद ही खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो जो बातें लिखी होती है ना, कॉन्फिडेंटली आप पेशेंट को कह सकते हो कि 3 साल तक थ्रेड का रिजल्ट रहेगा। अब हम एप्टोस थ्रेड्स की तरफ आ गए। एप्टोस का बहुत नाम है, एप्टोस एप्टोस एप्टोस, आखिर एप्टोस क्या है? एप्टोस कुछ भी नहीं है, ये वही थ्रेड है जिसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड की कोटिंग हुई हुई है। उससे क्या होगा, आपको मैंने कई दफा बताया हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है, यानी कि जितनी क्वांटिटी में खुद होता है उतने साथ उतना वो अपने साथ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्होंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, हाइड्रेशन दे दी, डिटॉक्सिफिकेशन भी की, क्योंकि अब स्किन में वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है। ये नहीं कि वहां पे जाके स्वेलिंग हो रही है और वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, तो हाइड्रेशन मेंटेन हो रही है। अच्छा, तो हर थ्रेड जो है वो कोटेड होता है हाइलुरोनिक एसिड से, बाकी वो वही थ्रेड्स है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो डायग्राम लिखी है, एप्टोस थ्रेड विद हाइलुरोनिक एसिड अचीविंग अ लिफ्टेड एंड यूथफुल अपीयरेंस विदाउट नोटिसेबल स्कार्स, ठीक है। इसमें कोई आपको स्कार्स वगैरह नहीं पड़ते। और यूथफुल, यूथफुल क्यों? क्योंकि हाइड्रेट हो रही है स्किन, ठीक है। लिफ्टेड क्यों? क्योंकि थ्रेड यूज हो रहा है। और विदाउट कोई स्कार्स नहीं है। स्कार्स क्यों? स्कार्स जब फेस लिफ्ट सर्जरी कराते हो ना, तो उसमें जो आपके स्कार्स पड़ते हैं वो पूरी जिंदगी के लिए, आप चाहे आप C2 करवाते भी रहो, उसमें पूरे सूचर होते हैं, वो नजर आते हैं। अगर ये जो रेम्बो है एक्टर मशहूर, उसकी बेगम है साहिबा,
उसका सैलून है इधर MM आलम रोड के ऊपर ना, साहिबा ब्यूटी है, पता नहीं क्या उसका नाम है। तो उस पे आप जाओ तो वो अक्सर वहां पे बैठी भी होती है, तो उसके पूरे चेहरे के ऊपर आपको इस जगह पे आपको स्कार जो है वो नजर आते हैं, ये यूं सारे। ठीक है। अच्छा, अगला क्या लिखा हुआ है इसमें, ठहरे अगले पे आते हैं। लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट इन स्किन क्वालिटी, टेक्सचर, इलास्टिसिटी। ये तो हमें पता था कि थ्रेड ने 3 साल तक रहना है। वहां पे उसने कोलेजन प्रोडक्शन करवाई जानी करवाई जानी, तो स्किन में कोलेजन के लेवल्स बढ़ेंगे तो स्किन टाइट होएगी। जब कोलेजन का दूसरा काम हाइड्रेशन भी है, वो भी होगा, और टेक्सचर भी उसका बेहतर होगा। और कोलेजन के साथ साथ आपको पता है फाइब्रोब्लास्ट इलास्टिन भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी। इलास्टिसिटी से क्या होता है, इसके नाम के ऑपोजिट, स्किन उतनी टाइट होती है, और जब इलास्टिसिटी कम हो तो उतनी स्किन लूज होती है। अच्छा, और साथ में हाइलुरोनिक एसिड है, उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइड्रेशन इंप्रूव होगी। हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, डिटॉक्स रिएक्शंस होंगे। इमीडिएट लिफ्टिंग इफेक्ट एंड सेकेंडरी लॉन्ग टर्म लिफ्टिंग इफेक्ट। इमीडिएट लिफ्टिंग इफेक्ट तो बहुत सारे थ्रेड्स आपने अंदर जब फिल किए तो लिफ्टिंग तो हुई। अब लॉन्ग टर्म लिफ्टिंग उन्हीं दो रीजन से, फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू और हाइलुरोनिक एसिड के थ्रू। एंड स्टिमुलेट कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन प्रोडक्शन तो इन्होंने स्टिमुलेट करनी ही करनी है ना, वो तो इनका एक सेकेंडरी काम है ही है। एप्टोस थ्रेड्स आर अ ब्रांड ऑफ एडवांस्ड aesthetic threads used in non-surgical face lifting, contouring, and skin rejuvenation. Invented by Dr. Marlen Suleimani Aptos, short for antitosis. Threads are widely recognized for their innovation. Um, की फीचर्स ऑफ एप्रोच थ्रेड्स आर मटेरियल। देखो मटेरियल, देखो जैसे आप कोई कपड़े पहनते हो, वो कॉटन के हो सकते हैं, वो सिल्क के हो सकते हैं। तो ये जो मटेरियल की क्लासिफिकेशन थी, जैसे मोनो थ्रेड्स में है, जैसे स्क्रू थ्रेड्स में है, जैसे कॉग थ्रेड में है, ऐसे ही अप्रोच थ्रेड में कि बने ये पीडीओ पॉली डायजीनोन से भी बने हो सकते हैं, पीएलएलए पॉली लैक्टिक एसिड से भी हो सकते हैं, पीसीएल से भी, पॉली कैप्रोलैक्टोन, इन तीनों में से किसी भी मटेरियल से बने हो सकते हैं। ऑफन कंबाइंड विद हाइलुरोनिक एसिड फॉर एडेड हाइड्रेशन एंड लिफ्टिंग टेक्निक्स। अच्छा, इसको हम जब यूज करते हैं तो हम इसमें कॉक की तरह लिफ्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, और इसके ऊपर टाइटनिंग तो इसने करनी ही करनी है, कोलेजन सिंथेसिस भी इसने करनी ही करनी है, क्योंकि ये तीनों मटेरियल्स पीडीओ पीएलएलए पीसीएल करवाते हैं। और अब ये देखो कि साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो हाइड्रेशन भी होगी, और वॉल्यूम और ज्यादा ऐड होगा, और हाइड्रेशन की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन भी ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। ये जी एप्टॉस, ये आप इसकी तस्वीर देखें। ये बहुत सारी इसके अंदर जो वेरिएशंस है वो है टाइप्स ऑफ एप्टॉस थ्रेड्स में। जो एक्सीलेंस विजाज, ये सबसे ऊपर वाला है ना, ये सबसे ऊपर ब्लू वाला एक्सीलेंस विजाज पार्शल जिस पे लिखा हुआ है, ये रिजॉर्वेबल थ्रेड्स हैं विद बार्ब्स फॉर फेस लिफ्टिंग। ये कॉग थ्रेड जैसे हमने पढ़े थे, ये वही थ्रेड्स हैं एक्सीलेंस विजाज। फर्क क्या है कि इसके ऊपर हाइलुरोनिक एसिड है। ठीक है। लाइट लिफ्ट, ये नंबर 2 वाला जो बॉक्स है जिसपे लिखा हुआ है ना, लाइट लिफ्ट थ्रेड 2G। ये स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग थ्रेड्स हैं फॉर डीपर रीपोजिशनिंग। डीपर रीपोजिशनिंग आप कहाँ पे करते हो, जैसे मेलर, जो आपका चीक का फैट पैड है उसके लिए। ठीक है। और नैनो एंड नैनो स्प्रिंग, ये जो पिंक वाला बॉक्स है, ये नैनो एंड नैनो स्प्रिंग है, आपको नजर आ रहा है। फॉर डेलिकेट एरियाज अंडर आईज और लिप्स के लिए हम यूज करते हैं ये। नीडल एंड कैन्युला थ्रेड्स, ये नंबर 4 पे आपको नीडल कैन्युला थ्रेड नजर आ रहा है। डिफरेंट इंसर्शन मेथड्स एंड डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड टिश्यू डेप्थ। अच्छा, अब ये देखो कि नीडल वाला थ्रेड हो या कैन्युला वाला थ्रेड हो, ये क्योंकि इसमें हम फोकस किस चीज पे करें हैं, इस पे हम फोकस ये नहीं करें हमारे पास पीडीओ है, हमारे पास पीसीएल है, हमारे पास क्या है। हम ये फोकस कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एप्टॉस थ्रेड, ये 50 से 1000 रुपए का थ्रेड आता है, कि इसमें हमें हाइलुरोनिक एसिड भी मिल रहा है और हमें थ्रेड मटेरियल भी मिल रहा है, दोनों चीजें मिल रही हैं, लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, कॉग्स भी हैं इन पे लगे हुए, तो वॉल्यूम भी ये दे रहे हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमने कितनी डेप्थ पे जाना है, वहाँ कैन्युला की जरूरत है या नीडल से ही काम हो जाएगा। नीडल वाली जो वीडियो है वो मैंने आपको शेयर की है ना, वो नीडल वाली वीडियो है। अब कैन्युला जो होता है, ये बड़ा सा कैन्युला जो होता है, ये लॉन्ग एरिया, जैसे कि किसी ने अपनी जॉ लाइन के ऊपर से स्किन की लिफ्टिंग करवानी है तो वहां पे कैनुला यूज होगा। किसी ने जैसे ट्रेगस के ऊपर से है, ये देखो मैं बताती हूँ, ये है ना, ये है ना 2 आंखें, ये नाक, और ये हो गया मुंह, ये हो गया कान। अब ये जो सारी स्किन थी ये वाली, ये ढलक के नीचे आती है, नेजोलेबियल फोल्ड
बने, मैरिनेट लाइन बनी, ये जॉ लाइन के ऊपर भी जो था ना एक पैकेट सा बन गया गोश्त का। अब इसके लिए हमने इधर से लिफ्ट करना है, कान की तरफ लेके जाना है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम फिर कैनुला यूज कर लेते हैं जब बड़ा एरिया हो। जब हमारा छोटा एरिया हो, सिर्फ आईब्रो लिफ्ट करनी है, तो हम जो है नीडल से ही कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड कीजिएगा। एप्टोस थ्रेड्स के एडवांटेजेस क्या है? डुअल एक्शन है, एक तो इमीडिएट लिफ्टिंग, कॉग की तरह ये स्किन को खींचता है ऊपर की तरफ, और लॉन्ग टर्म कोलेजन स्टिमुलेशन। और खुद ये फॉरेन बॉडी है ना, फॉरेन बॉडी की वजह से इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होगा। है तो स्टेराइल, वहां कोई पस तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट जो रिक्रूट होते हैं, वो क्या करेंगे, वो कोलेजन और इलास्टिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, मिनिमली इन्वेजिव है, कट्स या स्कार्स कोई नहीं किसी किस्म के। आपको फिर से मिसाल देती हूँ, आप ब्लड सैंपल देने जाते हो, आप सीबीसी करवाते हो, आपको सुई की वजह से थोड़ा सा वेन है इतनी बड़ी, कोई हाथ पे ब्रूज तो बनता है। वो भी जरूरी नहीं है कि बने। तो आप मुझे बताओ, आपका कोई निशान रह गए हैं सुइयों के? कोई भी नहीं, नीडल तो सिर्फ जा रही है, उसका कौन सा निशान? एफडीए और सी अप्रूव, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एफडीए अप्रूव जो चीज होती है, वो पॉपुलेशन में ऐसे फेमस होती है जंगल में आग की तरह। डिजाइड फॉर फेस, नेक, आईब्रोज, आर्म्स, नीज एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में बहुत मैं खुद ये करवाती रही हूँ। ठीक है, खासतौर से जो लोग वेट लूज करते हैं उनके एब्डोमिनल स्किन लूज हो जाती है। ठीक है, हर जगह पे यूज हो जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं, अप टू 24 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द थ्रेड टाइप। अब देखो ना, अगर इसमें मटेरियल पीडीओ होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर इसमें पीएलएलए या पीसीएल होगा तो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो अच्छा लंबा फिर भी चल जाता है। फेस लिफ्टिंग के लिए बहुत सारा यूज हो रहा है, जॉ लाइन में, चीक्स में, आईब्रोज में। अब देखो, अगर मैं इसको जॉ लाइन में या आईब्रो में या चीक में यूज करती हूँ, तो लिफ्टिंग तो कर ही रहा है, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड की वजह से वॉल्यूम भी दे रहा है। यानी कि मैंने अगर टेम्पोरल फिलर्स करवाने थे ताकि मेरी आईब्रो रेज हो, और साथ मैंने आईब्रो लिफ्ट करवानी थी कॉग थ्रेड के साथ, तो अब मैंने खाली एप्टॉस थ्रेड यूज कर लिए। उससे क्या हुआ, मेरी आईब्रो भी लिफ्ट हो गई और मेरी टेम्पोरल फिलर की नीड भी खत्म हो गई। और नेक टाइटनिंग के लिए इसलिए ज्यादा यूज होते हैं क्योंकि लोअर वन थर्ड ऑफ द फेस जो होता है वो बोटॉक्स के लिए एफडीए अप्रूव नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी आपकी डीप बोटॉक्स चला गया तो आपके लेरेंजियल मसल में स्पैज्म हो सकता है। तो नेक टाइटनिंग की, और नेक की स्किन ऐसी है जिससे आपकी एज फौरन पता चलती है। आप अभी भी किसी भी अपने जानने वालों की, करीब तर लोगों की जिसकी आपको रियल एज पता है, आपके कजन वगैरह, उनकी पिक्चर्स देखो तो उनकी नेक से आपको एज पता चल जाएगी। नेक बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एफडीए ने अप्रूव नहीं किया बोटॉक्स लोअर वन थर्ड ऑफ द फेस के लिए, और डॉक्टर करने से पहले भी डरता है, क्योंकि पेशेंट को कुछ भी हो जाए तो जो फिंगर है वो डॉक्टर की तरफ पॉइंट होगी कि जो चीज एफडीए अप्रूव नहीं है वो तुमने की ही क्यों। तो ये जो थ्रेड्स हैं, ये आपको पता ही है, हाइलुरोनिक एसिड के अलावा इसके ऊपर कोई ऐसा एक्टिव बायो एक्टिव केमिकल तो नहीं है, और हाइलुरोनिक एसिड किसी भी तरह से मसल्स के लिए, नर्व्स के लिए इनहिबिटरी तो है नहीं है। तो हम नेक में इसको यूज करते हैं, नेचुरल लेवल फोल्ड स्मूथिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको पता है आर्टरी थी, और बहुत से लोग जो होते हैं, आपको पता है फिलर सिर्फ 4 महीने तो रहता है, फिलर करा करा के तंग आ चुके होते हैं। तो फिलर वाला काम भी है, थ्रेड वाला काम भी है इसका। और ब्रो एंड आई लिफ्ट का अभी बताया। एंड बॉडी कंटूरिंग इन स्मॉल एरियाज में बॉडी कंटूरिंग कर लेगा, फुल बॉडी कंटूरिंग तो ये नहीं कर सकता। जैसे किसी ने वेट लूज किया है तो उसके बाइसेप्स के ऊपर से स्किन लूज हो गई है। ठीक है, तो उनको ये कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ एप्रोच। अच्छा, सबसे पहले ना ये तस्वीर देखो जिसमें एक सर्जन जो है वो ओटी में खड़ा होकर एप्रोच कर रहा है। और ये कर भी कहाँ रहा है, ये कैन्यूला के साथ कर रहा है, ये जॉ लाइन के लिए कर रहा है। ठीक है, और मैंने तो खैर ये पूरे उसमें फेस में अपने कराए हैं, मैं आपको भी वीडियो भी भेजती हूँ। ये तस्वीर लगाने का मकसद ये है कि हर कोई उठ के ब्यूटी पार्लर में अप्रोच थ्रेड को परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बहुत महंगे थ्रेड्स हैं, इसको आपने जब करवाना है जिंदगी में प्लास्टिक सर्जन से करवाएं। डॉक्टर कम्युनिटी के अपने अंदर भी हम एक दूसरे से नहीं करवाते, हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जन से करवाते हैं। इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो फिर जो है, और अगर आपको लिफ्टिंग ना आई तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, अब आप ये जो ये डायग्राम है माइक्रोस्कोपिक, इस पे आप देखें, ये जो नीचे है ये पीएलएल या पीसीएल थ्रेड्स हैं पहले में। ठीक है, अब वो देखो कि उसका ये क्रॉस सेक्शन है स्किन के अंदर, मुझे तो ये एडिपोस टिश्यू ही लग रहा है। उसमें देखो कि उसका कितना वॉल्यूम है, उसका ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये
ठीक है ना। अब आप देखो कि उसके आसपास जो हाइलुरोनिक एसिड कोटिंग थी उसकी वजह से ये वॉल्यूम जा रहा है। ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा और ये आसपास वाटर एक्यूमुलेशन भी करेगा, जिसकी वजह से रिजुविनेशन होती रहेगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके जो बार्ब्स होते हैं, ऊपर आप देखो ये डायग्राम, एक होते हैं ना ये मोनोथ्रेड, तो पता है ऐसे होता है विदाउट कॉग। ये ऐसा कई दफा होता है। तो ये ऐसे भी होता है कि जब आप उसको एंकरिंग करवा देते हो ऊपर से मैनुअल प्रेशर देके, पैटिंग करके, तो उसके बाद आपने थ्रेड खींचा तो थ्रेड ही टूट जाता है। ठीक है। तो एप्टॉस में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके जो मल्टी डायरेक्शनल बार्ब्स हैं, ये हर तरफ से अटैच हो जाते हैं नीचे, 360 डिग्री इनकी ये बार्ब्स की डायरेक्शन है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप और लिफ्टिंग आती है। सम टाइप्स कम विद hyaluronic एसिड कोटिंग टू हाइड्रेट एंड improve टिश्यू क्वालिटी। hyaluronic एसिड भी साथ चला गया, फिलर भी हो गया, थ्रेड भी हो गया, 2 in 1 हो गया। स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल एंड सेफ एप्लीकेशन। ये तस्वीर इसलिए दिखाई गई है, ये आप ब्यूटी पार्लर में नहीं परफॉर्म कर सकते। आप अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन के लिए लेक्चर्स लें, बहुत अच्छी बात है, आपको पता हो, क्योंकि कल को हो सकता है आप खुद भी प्रोसीजर कराएं, तो आपको कुछ फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल रहा है कि आप खड़े होकर एप्टॉस परफॉर्म करना शुरू कर दें। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर ये थ्रेड्स का हमारा टॉपिक खत्म हो गया।